हेलो बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12वीं के गणित का अनसॉल्व प्रश्न पत्र जिसका कोड है 324AX। और इस सेट के हमने 2 पार्ट में वीडियो अपलोड कर रखे हैं और जिसमें से हमारा दूसरा पार्ट जो पहुंचा है वो जो इसका 5वां सवाल है उसके लास्ट खंड तक यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट पहुंचा है। तो आज के पार्ट में हम यहाँ से आगे के सवाल लगाएंगे। जो प्रश्न क्रमांक 6 है उससे आगे के सवाल लगाने की कोशिश करेंगे और जिन पर स्टार बन गया है वो वर्ष 2024 में नहीं आएंगे, तो हम इन प्रश्नों को छोड़ देंगे। और जो प्रश्न 2024 के लिए बनाए गए हैं या जो 2024 में आने की उम्मीद जिनकी है या जिस टाइप के प्रश्न आएंगे उन्हीं प्रश्नों को हम केवल इसमें हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल, 6वें का पहला खंड। यदि 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 5 अंक का है ये 6वें का पहला सवाल। सवाल में दिया है कि 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक पासा फेंकने पर कुल 6 संभावनाएं बनती हैं और 2 फेंकने पर 36 बनती हैं। इससे पहले इसमें लिखेंगे 2 पासों को एक साथ फेंकने पर या उछालने पर कुल संभावना जो बनता है वो कितना बनता है 36। 2 पासों को एक साथ फेंको या एक पासे को 2 बार फेंको तो टोटल संभावना 36 बनता है, जिसे हम NS बोलते हैं या फिर बोल सकते हैं समष्टियों की संख्या भी बोल हम सकते हैं इनको। तो इनकी टोटल संभावनाएं बनेंगी 36। अब सवाल में कहा है कि कम से कम एक बार 6 आए, तो 6 कैसे आ सकता है? पहले पर 1 आए, दूसरे पर 6, पहले पर 2, दूसरे पर 6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वो संभावना हम लिख रहे हैं जिस पे 6 आएगा। लिखेंगे कम से कम एक पर एक मतलब एक पासे पर 6 आने की संभावना क्या क्या हो सकता है? ऐसे बन सकता है पहले पर 1, दूसरे पर 6, 2 6 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 3 6 का हो सकता है, 4 6, 5 6 और 6 6। इसका उल्टा भी हो सकता है 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 और 6 5। 6 6 का उल्टा तो वही बनेगा। तो यहाँ पे जो टोटल संभावना है वो कितना है? यहाँ पे 11। यहाँ पे आप गिन सकते हैं इनको, 11 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 और नीचे 5 11 लिखेंगे। इसलिए कम से कम एक पर 6 आने की प्रायिकता 11/36। ये हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। अब देखते हैं इसके आगे का सवाल। थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं कापी को, ये थोड़ा ऊपर चलो भाई, थोड़ा आगे चलो, बस यहीं रुको। अगला सवाल 6वें का दूसरा खंड। ये एक समाकलन से संबंधित प्रश्न है, 5 अंक का है ये। तो आइए लगा के इसका ट्रायल करते हैं। सबसे पहले हम आपको प्रश्न दिखा देते हैं। सेक स्क्वायर 2x dx और नीचे कोष्ठक में काट x माइनस 10x इस पूरे का होल वर्ग है। तो हमें इसका निकालना है समाकलन। ये सवाल है और ये एक ट्रिकी सवाल है, इसीलिए इसमें दिया हुआ है। तो इस सवाल में जो मूल रहस्य अभी हम आपको दिखाते हैं किस लिए दिया है ये सवाल। जो भी प्रश्न बनाए जाते हैं परीक्षा में
इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक छुपी रहती है, अगर आप उसको समय से पहचान जाओगे तो आपका वक्त भी बच जाएगा, सवाल भी आसानी से लगेगा। यहाँ पे हम काट या फिर tan को उल्टा लिख सकते हैं, काट को 1/10 लिख लो या फिर tan को 1/काट लिख लो, दोनों में से किसी को बदल दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उत्तर आपका आ जाएगा। तो हम यहाँ काट को चेंज करना अच्छा समझ रहे हैं, हम इसकी जगह लिखेंगे 1/10x और -10x, ये पहले से है, इस पूरे पर होल वर्ग sec² 2x dx। इसमें 1/10 और 10 इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा tan² हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - tan² x/10x, और इस पूरे पर होल वर्ग है पहले से। थोड़ा और इसमें सुधार करो तो tan x को ऊपर कर सकते हैं और बाकी चीज़ नीचे, तो हो जाएगा sec² 2x, और tan x है तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, चलो इसको पलट के ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं, tan x नीचे 1 - tan² x और आगे इसके dx। ये थोड़ा सा हमने सुधार किया, देखो tan x को ऊपर कर दिया तो वर्ग पहले से था, तो इस पूरे कोष्ठक को हमने यहाँ साइड कर दिया, tan x/1 - tan² x, बाकी sec² 2x पहले से था, dx को कर दिया साइड। अब जो भी प्रश्न का राज है वो यही है, 2 tan x/1 - tan² x से होता है tan 2x का सूत्र, लेकिन यहाँ तो 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा भाग कर देंगे, तो हो जाएगा sec² 2x, और इसमें 2 से गुणा भाग जब करेंगे तो बनेगा 2 tan x/2 1 - tan² x, और ये एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अलग कोष्ठक में डिजाइन करते हैं, इतना हम इसमें 2 से गुणा भाग किए हैं, देखो 2 से इसमें गुणा किए हैं, 2 से इसमें, तो यहाँ पे इस पे होल स्क्वायर है, ये देखो हमने यहाँ छोड़ दिया, इस पूरे पर होल स्क्वायर, तो जब यहाँ पे आप होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ लगा देते हैं, पहले इस पूरे पे आपको लगाना होल वर्ग, जैसा कि यहाँ है, हमने अंदर 2 से गुणा 2 से भाग किया है, तो 2 tan x और नीचे 1 - tan² x, और इधर हो गया dx। तो अब यहाँ पे ये जो 2 लिखा है ना, इसका वर्ग इसको बाहर ले लो, क्योंकि हमें सूत्र में इसकी ज़रूरत नहीं है, तो 2 का वर्ग 4 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 sec² 2x, और अंदर क्या बनेगा, अब देखो 2 tan x तो है ही है, और नीचे हो जाएगा 1 - tan² x, क्योंकि यहाँ का जो 2 था वो वर्ग होके ऊपर चला गया बाहर, और यहाँ ये dx रह गया। अब ये 2 tan x 1 - tan² x, जो कि tan 2x का सूत्र है, तो होगा 1/4 sec² 2x, और ये हो गया tan 2x इस पूरे का वर्ग इंटू dx, या इसको लिख सकते हैं 1/4 sec² 2x और tan² 2x dx, ये हो गया। यहाँ से हमने देखो इसका रूपांतरण ऐसे कर दिया, अब चाहे तो आप sec को कुछ मान लो या फिर tan को कुछ मान के लगा सकते हो। हम यहाँ पे tan को ही कुछ मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि tan 2x बराबर हम मान लेते हैं y, तो इसका अवकलन करेंगे, tan का जो अवकलन होता है वो होता है sec², तो हो जाएगा sec² 2x, और साथ में 2 का फिर से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा, इधर हो जाएगा dy/dx, या लिख सकते हैं sec² 2x, इसको लिख सकते हैं 1/2 2x dx, इसको लिख सकते हैं 1/2 dy, ऐसे इसका dx का गुणा और 2 से भाग कर सकते हैं, तो ऐसे बनेगा sec² 2x dx इक्वल 1/2 dy। तो यहाँ पे हम करते हैं बदलाव, अब देखो sec² 2x और dx इतने पूरे का मान है 1/2 dy, और tan 2x को हमने y माना है, तो अब ये कुल क्या हो गया, tan 2x को y माना, इस पे स्क्वायर है तो ये हो गया y², यहाँ तक बन गया, और sec² 2x dx इस पूरे का मान 1/2 dy है, तो इसके आगे हम 1/2 लगा देते हैं और dy लगा देते हैं इसे। अब इस 1/2 का इधर कोई काम नहीं, इसको बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/8 y² dy,
और वाई स्क्वायर का जब करेंगे समाकलन तो आपको मिलेगा वाई क्यूब, तो हो जाएगा 1/8 और समाकलन होगा वाई क्यूब बटे 3, क्योंकि जो पावर होती है उसी से डिवाइड कर देते हैं और आगे कोई एक समाकलन स्थिरांक जोड़ दो और y की जगह पे आपको क्या रखना है 10x। तो ये पूरा जवाब क्या बना, 1/8 में 3 से गुणा होगा क्या 1/24 10x और इस पूरे पे 3 की घात, क्योंकि y माने 10x और प्लस में c। यही है इस सवाल का जवाब। छापो इसको। अगला प्रश्न है 6वें का 5वां खंड। रेखाओं r वेक्टर वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा i माइनस जे प्लस k कैप और एक r वेक्टर की वैल्यू है 2i माइनस जे माइनस k और 2i प्लस जे प्लस 2k कैप। इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं। 6वें का 5वां खंड। r वेक्टर की वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप i माइनस जे प्लस k कैप और दूसरे r वेक्टर की वैल्यू दी हुई है ये दिया है, दो वेक्टर राशियां दी हुई, इनके बीच की दूरी निकालनी। ये दोनों रेखाओं के समीकरण हैं, तो हम इसको एक समीकरण मान लेते हैं और इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तो यहाँ से हम a1 a2 का मान निकालते हैं। इसको मान लेते हैं a1 लैम्डा b1 और यहाँ से a2 और म्यू b2 के हिसाब से इसकी तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा a1 वेक्टर का मान i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और b1 मिलेगा i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप और a2 वेक्टर बनेगा 2i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप। हो गया a2 और ये हुआ b2। ये वेक्टर में है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब जो न्यूनतम दूरी का सूत्र है उसको ध्यान में रखेंगे तभी काम हो पाएगा। न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और यहाँ पे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की मॉड वैल्यू। अब न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आपको इतनी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की वैल्यू, फिर उसकी मैग्नीट्यूड, फिर a2 माइनस e1, फिर इनका डॉट पूरा, ये सभी आपको निकालना पड़ेगा। तो आइए एक एक काम आसान करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। क्रॉस कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें i j k को ऊपर लिखना पड़ता है। b1 जो पहले लिखा हो उसके गुणांक पहले, तो b1 के गुणांक 1 ऋण 1 और 1 बनेंगे और b2 के गुणांक 2 1 2। यहाँ से इसको लिख सकते हैं i कैप, यह स्तंभ पंक्ति छोड़ेंगे, ऋण 1 का गुणा 2 में ऋण 2 और 2 का गुणा 1 में, ये भी हो जाएगा ऋण 2 और आगे माइनस लगाना पड़ेगा। जे वाला स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे, 1 का गुणा 2 में 2 आएगा और 2 का 1 में आएगा ऋण 2। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 का गुणा 2 में और 2 का गुणा 1 में, फिर आएगा k कैप। तो ये वाला स्तंभ और पंक्ति छूटेगा, 1 का गुणा 2 में 2 और इधर से 2 का गुणा ऋण 1 में ऋण 2, तो इधर 2 लगाएंगे धन, क्योंकि आगे इधर से जाते समय माइनस लगाना होता है। तो ये हो जाएगा माइनस में 4i कैप और ये तो हुआ ख़त्म। यहाँ पे बचेगा प्लस में 4k कैप। ये हुआ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की वैल्यू। अब उसका मॉड वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हमें i j के सबके गुणांकों का वर्ग करना होता है। 4 का वर्ग करेंगे और दूसरा 4 है इसका वर्ग, तो हो जाएगा 4 का वर्ग 16, इधर से 16 32। अब एक काम और बचा है a2 वेक्टर क्रॉस
ये A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, इसको भी निकाल लेते हैं। तो A2 यहाँ है, A1 यहाँ, इस हल करेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 1 यानी आई कैप, ऋण 1 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3 ये माइनस में जे कैप, और ऋण 1 में से 1 घटाएंगे तो आएगा ऋण में 2 के कैप। तो अब ये वैल्यू निकल गई, B1 क्रॉस V2 निकल गया। तो अब इसके बाद हमें इसका डॉट गुणनफल निकालना है। B1 क्रॉस B2, इसका डॉट गुणनफल A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर के साथ, इसके साथ चाहे मैं डॉट गुणनफल। तो B1 और V2 इसका क्रॉस गुणनफल यहाँ पे है 4i कैप 4k कैप, इसके साथ डॉट कराना A2 माइनस A1 यानी i कैप माइनस 3j कैप माइनस में 2k कैप। डॉट गुणा कराते हैं तो i का गुणा i में, तो इधर 1 इधर 4 तो हो जाएगा ऋण 4, और k का k में होगा चूंकि j है नहीं, तो 4 का गुणा 2 में होगा ऋण 8, और ये हो जाएगा ऋण में 12। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को उठा के इसमें डाल देना है, लिखेंगे इसलिए न्यूनतम दूरी मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, इसकी वैल्यू है ऋण में 12। और फिर B1 क्रॉस B2 की मैग्नीट्यूड कितनी है, करड़ी में 32। तो इस माइनस को हटा देंगे, जो बचेगा इतना मात्रक बनेगा 12 बटे करड़ी में 32 मात्रक। आओ इसका करड़ी हटा के देखते हैं क्या बनेगा। चाहे तो हम 32 को लिख सकते हैं, 4 का वर्ग है फिर आगे 2, तो इसको लिख सकते हैं 12 बटे 4 करड़ी में 2, 4 तियाँ 12, तो ये हो जाएगा 3 बटे करड़ी में 2। चाहे तो परिमेयकरण भी कर सकते हो, करड़ी 2 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो, तो हो जाएगा 3 करड़ी में 2 बटे 2 मात्रक। आप चाहे ये उत्तर लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, इन सब में 3 का तीनों सही है। तो इस हिसाब से आपको इसे लगाना है। ये यहाँ से सवाल शुरू होता है, यहाँ से छापो इसको। अगला सवाल 7वां है, निम्न में से किसी एक खंड को हल करो। इसमें से 2 सवाल दिए जाते हैं, कोई एक करना रहता है, और ये 7वां 8वां और 9वां जो पीछे है इसके 7 8 9 सब में 2 दिए जाते हैं, एक एक करना रहता है, और 8 नंबर का प्रश्न है। तो जब आप परीक्षा में सवाल लगाओ तो सबसे पहले इधर से ही शुरू करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3 सवाल लगाओगे 24 अंक फिक्स हो जाएंगे। बाकी इधर भी जो छोटे छोटे दिख रहे हैं नंबर कम है, बाकी साइज उतना ही बड़ा सवालों का रहता है। तो कोशिश करो कि इधर से शुरू हो। तो चलो निपटाते हैं एक एक सवाल और देखते हैं। 7वें का पहला, इसमें कहा है आव्यूह विधि से हल करना है। आव्यूह विधि से 2 समीकरण दिए हैं, इनको 2 नहीं 3 समीकरण हैं XYZ के रूप में, उन्हें हल करना है। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लें 3x माइनस 2y प्लस 3z, इस ये वैल्यू है 8 के बराबर। इसको हम पहला समीकरण घोषित करते हैं। दूसरा है 2x प्लस वाई माइनस z इक्वल 1, ये दूसरा समीकरण है। और तीसरा है 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल है 4, ये है तीसरा समीकरण। इसको कहा है आव्यूह विधि से हल करो। तो आव्यूह विधि से हल करने के लिए तरीका क्या है, सबसे पहले हमें आव्यूह बनाना होता है, और एक आव्यूह में हम लिखेंगे इनके गुणांकों को क्रम से, पहले x का गुणांक, फिर y का गुणांक, फिर z का गुणांक। तो x के गुणांक 3 2 4 हैं, 3 2 और 4। फिर y के गुणांक ऋण 2 1 ऋण 3, फिर z के गुणांक 3 ऋण 1 और 2। फिर इधर एक और आव्यूह बनाएंगे और इसमें लिखेंगे x y z। एक और आव्यूह इधर बनाएंगे और इसमें जो यहाँ पे दाएं तरफ जो इनकी वैल्यू है 8 1 4, क्रम बदलना नहीं, जो आप एक बार पहले लिखो वही सब में पहले लिखा जाएगा। आप अगर इधर y से शुरू करते हो तो यहाँ y रहेगा, जहाँ से भी आप शुरू करते हो। लेकिन बेसिक यही है कि एक मतलब पैटर्न में इसको सेट करके लगाया जाए। तो सबसे पहले आपको
सबसे पहले आपको इस हिसाब से इस पैटर्न में सेट कर देना है और उसके बाद अब आपको आगे क्या क्या करना है, आपको निकालना है इसकी वैल्यू। मान लो हम इस पूरे को कह देते हैं अवयव ए, इसको कहते हैं एक्स और इसको कहते हैं बी, तो ये बन जाएगा ए एक्स इक्वल बी, ऐसे कुछ हो जाएगा। हमें निकालना है यक्स, तो यक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी। यक्स का मतलब हमें एक्स वाई जेड निकालना, तो आपको मेन क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है और उसके बाद उसका बी में गुणा करा देना। तो सबसे मेन यही है, यही आपको निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने का तरीका है, सबसे पहले हमें निकालनी होती है इस अवयव की मैग्नीट्यूड वैल्यू। तो आइए निकालते हैं कि कितना बनेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम दिए गए अवयव को सारणिक के रूप में लिखेंगे। तो हो जाएगा 3 2 4, यहाँ पे वैल्यू बनेगी -2 1 -3 3 -1 और 2, ये हो गया इसका सारणिक रूप। अब इसकी वैल्यू सबसे पहले निकाल लो। बाहर लिखेंगे 3 और 3 का स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे, जो बचा तो बचेगा 1 ऋण 1 ऋण 3 2। तो 1 का गुणा इधर कराएंगे, 1 का गुणा 2 में कराएंगे 2, इधर से ऋण 3 का गुणा ऋण 1 में कराएंगे -3 और आगे आपको एक माइनस चिन्ह लगाना है। फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको माइनस लगाना है, तो पहले से माइनस है तो हो जाएगा प्लस में 2। तो ये 2 वाला स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे, तो 2 का गुणा 2 में करके 4 बनेगा और 4 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो ऋण 4 और आपके एक और ऋण लगाना है तो हो जाएगा -4। फिर आपको आगे लेना है 3, तो ये वाला हो गया और ये छूट जाएगा। 2 का गुणा ऋण 3 में ऋण 6 और इधर से 4 का गुणा 1 में 4 और आगे आपको माइनस लगाना है। 3 में से 2 घटाएंगे ऋण 1, उसमें गुणा करेंगे तो आएगा ऋण 3, 4 और 4 जुड़ जाएगा 8 और 8 का 2 में 16 और 6 और 4 ऋण 10, ऋण 10 का 3 में गुणा करेंगे तो आएगा ऋण में 30। तो ये कुल कितना हो गया, 30 और 3 ये 33 धन 16, तो घटाएंगे आएगा ऋण में 17। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी इस अवयव की सारणिक वैल्यू है ऋण 17 के बराबर। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी ये वह सूत्र है। तो आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इस अवयव का एक परिवर्त अवयव बनाना पड़ेगा और उसके बाद इसमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आएगा। तो आइए सबसे पहले इसके परिवर्त अवयव को बनाने की कोशिश करते हैं। एक नए अवयव की संरचना करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक एक एलिमेंट को लेना है। जैसे सबसे पहले लिखेंगे A11, 11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो जब आप पहली पंक्ति पहला स्तंभ लोगे तो ये बचेगा 1 ऋण 3 ऋण 1 और 2, ये हो गया आपका A11। ये इतना ऊपर कर देते हैं। तो अब बराबर क्या बनेगा, ये हल करो इसको, 1 का गुणा 2 में 2 और ऋण 3 का गुणा ऋण 1 में ऋण 3 और आगे जाते समय माइनस लगाना, तो हो जाएगा ऋण 3 और बराबर हो जाएगा ये ऋण 1। फिर आपको निकालना है A12। तो जब ये जोड़ के बेसम आए तो चिन्ह माइनस लगा देना और जब जोड़ के सम बने तो आगे कुछ नहीं लगाना। तो यहाँ 1 2 3 होगा तो आगे हम चिन्ह माइनस लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, पहली पंक्ति लेना है और दूसरा स्तंभ जहाँ पे आप पहुँच रहे हो। तो ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ दो, तो जो बचा उसको लिख दो, 2 4 ऋण 1 2 बचा, बराबर ऋण 2 का गुणा 2 में 4 और 4 का गुणा ऋण 1 में ऋण 4, तो आगे यहाँ पे धन लगेगा, 4 4 8, तो हो जाएगा ये ऋण 8।
फिर निकालेंगे A13 सेम पैटर्न पर। तो ये जोड़ के प्लस हुआ है, 1 3 4 हुआ, तो आगे हम प्लस लगाएंगे। अब ये कहाँ पे है देखो, वो ये है। तो ये पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 2 और 4, 1 और ऋण 3, 2 का गुणा 3 में ऋण 6 और 4 का गुणा 1 में ऋण 4, बराबर हो गया ये ऋण में 10। तो A11 A12 A13 निकल गया। सेम पैटर्न हम निकालेंगे B11 B12 B13। तो चाहे B11 लिखो या फिर ऐसा लिख सकते हो A21, यहाँ से शुरू कर दो। A21 का मतलब हुआ दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये हुआ दूसरी पंक्ति और ये है पहला स्तंभ। तो इसको लेने के बाद जो बचे, तो 2 1 3 होगा, तो सबसे पहले तो माइनस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ये दूसरी पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ। तो छोड़ने के बाद यहाँ देखो क्या बचेगा, ये दूसरी पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो बचेगा यहाँ पे ऋण 2 और ऋण 3 3 2। आगे ऋण लगाएंगे, 2 का गुणा 2 में ऋण 4 और 3 का गुणा 3 में ऋण 9, आगे माइनस लगाना भी पड़ेगा तो हो जाएगा धन। 9 में से 4 जाएगा 5, तो हो गए ऋण 5। फिर लिखेंगे A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ये जोड़ के सम आया, मतलब आगे चिन्ह प्लस रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये है दूसरी पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ। तो बचेगा कौन, 3 4 3 2। तो अब इसको हल करो, कितना आएगा, 3 का गुणा 2 में 6 और 4 का गुणा 3 में 12, 12 में से 6 घटाएंगे आएगा ऋण 6। ये हो गया A22। फिर अब निकालेंगे A23, 2 3 5, तो आगे माइनस लगेंगे। अब यहाँ किसको लिया जाएगा, ये आप देखो। सबसे पहले 2 3 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ लेने पर ये क्या बचा, 3 4 ऋण 2 ऋण 3। हल करो इसको, ऋण 3 का गुणा 3 में ऋण 9, इधर से 4 दूनी 8 ऋण और धन लगा देंगे तो इतना पूरा बन जाएगा। 8 में से 9 घटाएंगे तो ऋण 1 और आगे ऋण लगा तो ये हो गया 1। तो हमने A11 और A21 इसको फाइनल कर दिया। अब लेते हैं तीसरी पंक्ति की शुरुआत करते हैं। तो लिखेंगे A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 1 4 होता है तो चिन्ह ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ क्या लिखा जाएगा देखो, 31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ जब आप ले लोगे तो बचेगा ऋण 2 1 3 ऋण 1। तो यहाँ पे लिख लो ऋण 2 का गुणा ऋण 1 में 2 और 3 1 में 3, ये हो गया ऋण 1। फिर लिखेंगे A32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 2 5 होता है तो आगे माइनस लगा दो। अब ये तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी लाइन है और ये दूसरा स्तंभ, इसको लेने के बाद बचेगा 3 2 3 ऋण 1। तो ऋण हो गया 3 का गुणा 1 में ऋण 3, 2 का गुणा 3 में ऋण 6 हो जाएगा, 6 3 9 ऋण 9, आगे ऋण लगा है तो हो जाएगा धन में 9। और उसके बाद सबसे अंतिम A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो जोड़ के प्लस में यहाँ आएगा। A3 में क्या होगा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ लेने पर बचेगा 3 2 और ऋण 2 1। तीन 2 ऋण 2 1, 3 1 में 3 और 2 दूनी 4 ऋण 4, तो हो जाएगा धन। ये इतना होगा। तो सबसे पहले आप इतना लिखो, फिर उसके बाद आगे बताते हैं कि क्या करना है। अब सारी वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना था, ए का एक सहखंडज बनाना है। तो सहखंडज बनाने के लिए क्या करना है, जो आपने A11 A12 सारी वैल्यू निकालना है उनको बिल्कुल ऐसे ही लिख लो और उसका परिवर्त आपको बनाना है। तो परिवर्त का मतलब होता है पंक्तियों को स्तंभों में लिखना और स्तंभों को पंक्तियों में लिखना है। तो ये पहला पंक्ति है, इसको पहला स्तंभ बना दो। फिर ये दूसरी पंक्ति है, इसको दूसरा स्तंभ बना दो। और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देना है। ये हो गया, जिसे हम ADJ बोलते हैं। तो ये हो जाता है
एडजॉइंट ऑफ ए। इतना हो गया। तो अब निकालेंगे हम ए इनवर्स। सूत्र क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये हो जाएगा 1 अपान मैग्नीट्यूड कितना बना, ये पीछे था मैग्नीट्यूड ऋण में 17, तो ये बटे में रहेगा ऋण 1/17 और ये सारी वैल्यू ऋण 1, 8, ऋण 10 यहाँ तक। और उसके बाद अब निकालना है हमें यक्स की वैल्यू। तो आवी हुई यक्स की वैल्यू क्या थी? ए इनवर्स इंटू बी, मतलब ये जो कुछ आया है तो ऋण 1/17 आया है और ऋण 1, 8, ऋण 10, ऋण 5, ऋण 6, 1, ऋण 1, 9 और 7। और उसके बाद बी की वैल्यू है 8, 1, 4। इसको लिख लो और इसका गुणा करा देते, थोड़ा ऊपर उठाते हैं इसको। ऋण 1/17 गुणा कराने का तरीका क्या है? पहली पंक्ति और स्तंभ को लेना है। तो ऋण 1 का गुणा 8 में करेंगे ऋण 8, ऋण 5 का गुणा 1 में ऋण 5, ऋण 1 का गुणा 4 में। अब आगे कुछ है ही नहीं यहाँ पे, नहीं तो अगर आगे भी होता तो हम इसी को उठाते आगे गुणा करते, ये काम करते जाते। तो आगे कोई है नहीं, तो इसलिए अभी हम इसको लेंगे। 8 का गुणा 8 में 64, ऋण 6 का गुणा 1 में ऋण 6 और 9 का गुणा 4 में 36, फिर ऋण 10 का गुणा 8 में ऋण 80, 1 का 1 में 1 और 7 का 4 में 28 हो गया। ऋण 1/17 कितना हो जाएगा? 5, 4, 9, 8, 17। ऋण में आसानी से काम करना क्योंकि एक लंबे प्रोसेस पर लगता है। यहाँ ऋण रहेगा, यहाँ भी ऋण रहेगा। देखो छोटी सी गलती की है तो यहाँ पे बड़ा नंबर आ गया था। यहाँ पे आएगा ऋण 64, 64 6 70, 70 में से 36 घटाएंगे तो आएगा ऋण में 34। तो अब ऋण 17 से डिवाइड कर देंगे तो क्या क्या बनेगा? 17 का नाम 17, 17 दूनी 34, 17 दिया 51। ये हो गया। तो अब यहाँ यक्स की जगह पे था आपका एक्स वाई जेड और ये सारी वैल्यू बन गई 1, 2, 3। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हो गई 1, वाई की 2 और जेड की 3। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का जवाब। थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें कहा आव्यूह विधि से लगाओ, लंबा है तो इसीलिए बड़ा नंबर भी है 8 अंक का। अगला प्रश्न है 7वें का दूसरा खंड, अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई 1 + y² dx, इसको हल करना है। 7वें का दूसरा खंड। tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई है 1 + y² dx कहा है। इसको हल करो, मतलब बिना dx और dy के कर देना है। तो अब लगाने के लिए तरीके तो बहुत हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप जब लगाना चेक करो अवकल समीकरण को, तो सबसे पहले आप इसकी पावर मिलाओ। अगर दोनों तरफ पावर बराबर है तो फिर उसको लगाने का। तो अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे? यहाँ पे देखिए, हमें हल करने के लिए ना तो d चाहिए x के साथ, ना ही d चाहिए y के साथ। तो अब इसको लगाने के तरीके तो बहुत हैं, लेकिन कैसे पहचानेंगे कि कैसे लगाना है? तो अगर आपके पास सभी समघातीय इक्वेशन है तो उसको अलग तरीके से लगाते हैं, और अलग अलग पावर के समीकरण हैं तो उनको अलग तरीके से लगाते हैं। कई तरीके हैं अवकल समीकरण को हल करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पावर अलग अलग है। यहाँ y पे डबल पावर है, यहाँ पे सिंगल, यहाँ x पे सिंगल की पावर है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम इन्हें एक नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे संभव है देखो। इसको कन्वर्ट करने के लिए
थोड़ा सा इसमें कुछ पक्षांतर वगैरह करना पड़ेगा। जैसे हम इस पूरे पार्ट को इसके नीचे लगा देते हैं, और इसको बनाते हैं dx/dy। अब एक बार इस पूरे पार्ट को tan इनवर्स के नीचे लगा दो, माइनस में x/1 + y², ये हो गया dx/dy। तो जो दाएं साइड है उसको बाएं लिख लेते हैं एक अच्छा समीकरण में दिखाने के लिए, और इस पार्ट को पक्षांतर करके उसी के साथ रखना, तो ये माइनस वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, x/1 + y², और बचेगा tan इनवर्स y और 1 + y²। ऐसा आपको सबसे पहले दिए गए समीकरण जो कि ऊपर दिया है उसको पहले ऐसे रूपांतरित कर लेना। तो यहाँ पे जो x का गुणा, सबसे पहले एक और हम समीकरण लिखते हैं जिससे हम इसकी तुलना करेंगे ताकि समझने में आसानी रहे। लिखेंगे dx/dy प्लस px बराबर q से तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पे x को छोड़ के जो है वो p है, तो यहाँ पे p की वैल्यू है 1 + y² और q की वैल्यू है tan इनवर्स y 1 + y²। अब उसके बाद हमें निकालना है इसमें समाकलन गुणांक, जिसे हम IF बोलते हैं, और इसका सूत्र होता है e⁻p dx। तो सवाल आपका यहाँ पे dx है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे dy, जो भी नीचे रहेगा वही आपको लिखना है। तो हो जाएगा e, और p की जगह पे हमें क्या लिखना है, 1/1 + x के गुणांक को लेना है, तो हो जाएगा 1/1 + y² और dy। तो ये हो गया e⁻1/1 + y² d²y, ये होता है tan इनवर्स y का समाकलन, मतलब इस पूरे का समाकलन करेंगे तो tan इनवर्स y बन जाएगा। ये हो गया आपका इंटीग्रल फैक्टर। तो इंटीग्रल फैक्टर निकालने के बाद जो आपका सवाल बचता है उसका उत्तर क्या बनेगा। तो अब इस इंटीग्रल फैक्टर के बाद हमें इसको हल करने वाला सूत्र लिखना है। तो सूत्र होता है x कोष्ठक में IF, क्योंकि ऊपर dx है इसलिए हमने ऐसा लिखा, ऊपर dy होता तो यहाँ पे y लिखा जाता। और उसके बाद यहाँ पे रहेगा जो भी आपका ये वाला टर्म रहे, यहाँ जो भी लिखा रहेगा वही लिखना है आपको। तो यहाँ पे है tan इनवर्स y 1 + y², इसे आपको लिख लेना है सबसे पहले, tan इनवर्स y 1 + y²। इस पार्ट को आपको तुरंत लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है जो आपने IF निकाला उसको यहाँ पे रखना है, इंटू dy + c, ये होता है सूत्र। तो ये हो गया x, IF की वैल्यू e⁻tan इनवर्स y, यहाँ पे tan इनवर्स y 1 + y², और IF इसकी वैल्यू है e⁻tan इनवर्स y dy, और प्लस में ये बन जाएगा 1/1 + y² dy, और ये हो जाएगा dt। मतलब इस पूरे की जगह पे हम dt लिख सकते हैं। तो आपका सवाल चेंज होके क्या बन जाएगा, x tan इनवर्स y को आपने t लिख दिया, तो हो जाएगा e⁻t, ये हो गया t और ये हो गया t, और 1/1 + y² dy, इस पूरे की जगह पे हो गया dt, और प्लस में हो गया c। तो सवाल में कुछ इस हिसाब से हो गया बदलाव। यहाँ तक आप लगाइए, फिर आगे का हिसाब आपको समझाते हैं। ये यहाँ से शुरू है सवाल, यहाँ से थोड़ा पक्षांतर करके फिर ये इस हिसाब से आगे बढ़ा हुआ सवाल, ये अंतिम लाइन है। उसके बाद हम आगे आपको सिखाते हैं कि फिर क्या करना है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब उसके बाद इसे आगे हल करने के लिए इसका हम करेंगे खंडशः समाकलन।
तो खंडशः समाकलन करने के लिए सबसे पहले हमें जब दो राशियों का गुणा हो तो उसमें पहला राशि और दूसरा छांटना होता है, तो उसे हम आइलेट के क्रम में छांटते हैं। सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन, उसके बाद लघुगणक वाले, फिर अलजेब्रा वाले, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो अलजेब्रा पहले आता तो इसे हम पहला पद कहेंगे, इसे दूसरा पद। तो जो पहला पद होता है उसे हम समाकलन से बाहर लिख लेते हैं और जो दूसरा हो उसको समाकलन के अंदर लिखना। फिर आगे लगाना माइनस। ये खंडशः समाकलन का नियम है कि पहला पद लिखो और दूसरे का समाकलन करना। फिर ये जो पार्ट लिखा इसको ऐसे ही सेम टू सेम उतार दो, जो भी यहाँ पे लिखते हो उसको ऐसे ही लिख दो। उसके बाद क्या करना, इसके आगे आपको लगा देना है जो ये हो उसी के रिस्पेक्ट में d/dt कर देना। अब ये जो कुछ बना है इस पूरे का करना है आपको समाकलन। ये होता है खंडशः समाकलन का नियम। सबसे पहले आपको इसे लिखना है, यहाँ लिख दिया। उसके बाद आपको उसके आगे लगाना है d/dt और फिर जो कुछ आएगा उसका कर देना है समाकलन। और आगे आपका c जुड़ा हुआ ही है, तो ये हुआ x e⁻t, यहाँ हो गया t, और e⁻x का समाकलन वही होता है, तो आएगा जवाब में e⁻t माइनस d/dt ऑफ t। t का अवकलन हो जाएगा 1 खत्म। फिर यहाँ पे बचा e⁻t dt, उसका समाकलन e⁻t होगा और उसके आगे लग गया dt प्लस में c, जो हो गया x e⁻t इक्वल t इंटू e⁻t और इसका समाकलन हुआ e⁻t प्लस में c। अब सब में e⁻t है, चाहे तो काट सकते हो, उसको हटा दो या फिर एक बार लिख दो, तो बचेगा t-1 प्लस में c। पूरे में e⁻t से भाग करेंगे तो आएगा x बराबर t-1 प्लस c बटे e⁻t। भाग तो सब में करना पड़ेगा ना, तो अब सारी वैल्यू रख दो। x इक्वल t हमने माना था tan इनवर्स, किसको माना था देख लेते हैं एक बार। हमने माना था, यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ tan इनवर्स y को क्यों माना था, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस 1 और प्लस में c अपान tan इनवर्स y। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। चाहे तो यहीं पे सारी वैल्यू रख दो। ये ऊपर से थोड़ा खींच के दिखाते नीचे, शायद पूरा आ जाए। ये बिल्कुल यहाँ पे ई है तो ई भी साथ में लिख देना है आपको। ऐसे ही लिख लो, बहुत तरीके से बदलाव कर सकते हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखो, क्योंकि परीक्षा में आपको थोड़ी पता रहता है कि किस हिसाब से आंसर इसका सेट किया जाता है। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो कि प्लस में c, इस पूरे पार्ट को जो नीचे इसके ऊपर लिख दो तो माइनस की घात लग जाएगी। इसको भी चाहे तो आप उत्तर लिख सकते हो, चाहे तो इसको लिख, जो अच्छा आपको लगे वही कर सकते हो। चाहे तो ऊपर ही यहीं पे आप सारी वैल्यू रख दो, यहीं पे इसको उत्तर बना दो। आपको जो अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं।